कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये है छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में जो आपके पत्र पत्रिकाओं का योगदान है, बेसिकली उस पे रिलेटेड है। ये आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने में। तो उसके आधार पे, उसके तर्ज पे ये प्रश्न बनते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की जो शुरुआत मानी जाती है वो सन 1900 में पिंडा रोड बिलासपुर से छत्तीसगढ़ मित्र से संपादन से मानी जाती, जिनके संपादक माधवराव सप्रे साहब थे। और उसके बाद भी होता रहा, कई पत्रिकाएं पत्र छपते रहीं, फिर पहला दैनिक, फिर मासिक, ऐसा इनका दौर चलता है। तो मैं हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। 1923 में चंद्रपुर रायगढ़ से प्रकाशित जो पत्र था वो एक इसमें गाइडलाइन या माइलस्टोन मान सकते हैं। फिर बिलासपुर में जो विकास पत्रिका निकलती थी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, जो कि कुलदीप सहाय द्वारा संपादित किया जाता था। और रायपुर से उत्थान, तो ये सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा। ये कुछ विशेष पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका इतिहास में योगदान रहा है, शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ में लाने का, है ना। उसके बाद फिर जो आज के जर्नल्स जो छप रहे हैं, आज के जो अखबार छप रहे हैं, उनके बारे में बात करनी है और उन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो उसके देख लेते हैं। बाकी हिस्ट्री में ये जो और भी संवैधानिक जो ऐतिहासिक संदर्भ में जो आपके पत्र पत्रिकाएं हैं वो आप पढ़ेंगे ही, तो उनको मैं यहाँ ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ। सीधा चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये है देशबंधु का मड़ई अंक, है ना। ये अंक है, ये साप्ताहिक अंक हुआ करता था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देशबंधु पेपर, आप जानते हैं न्यूज़पेपर अभी भी आता है, तो इसके बारे में इसको जान लेते हैं हम लोग कि मायाराम सुरजन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इन्हीं के संपादन में नई दुनिया का प्रकाशन चालू हुआ था 1959 में, है ना। तो नई दुनिया के नाम से डरे नहीं, इसी नई दुनिया का नाम जो है आगे जाकर फिर देशबंधु होगा। तो 19 अप्रैल 1959 में इन्होंने प्रकाशन चालू किया था। कहाँ से? रायपुर से। और जो इसके स्थायी संपादक थे, मतलब यहाँ जो स्थानीय संपादक रहे रायपुर में, हालांकि मायाराम सुरजन ने इसको पूरे भारत स्तर पे चालू किया था, और पंडित रामाश्रय उपाध्याय इसके स्थानीय संपादक थे, ठीक है। तो रायपुर में जब ये प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे फिर स्थानीय जो संपादक हो गए, ये मुख्य संपादक मायाराम सुरजन साहब थे। फिर कुछ वर्षों बाद इसका नाम बदल के हो जाएगा यहाँ पे देशबंधु, ठीक है। उसी नई दुनिया का ये सब सेक्शन था, तो इसको ध्यान में रखना है। इसी देशबंधु का ये एक अंक है मड़ई, दैट मीन्स छत्तीसगढ़ी में होता है मेला, जो छोटे मेले होते हैं उसको कहा जाता है। तो ये मेला किस चीज़ का? छत्तीसगढ़ के आंचलिक जो खबरें हैं उनसे हट के थोड़ा छत्तीसगढ़ के साहित्य और संस्कृति पे फोकस था। ये पूरे छत्तीसगढ़ी कल्चर को इस पे प्रकाशित किया जाता था। तो ग्रामीण, खास तौर पे ये जो मड़ई का अंक है, ये देशबंधु पेपर पे आया करता था। और देशबंधु जो है ग्रामीण अंचल पे काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर बन गई थी, क्योंकि इसमें ग्रामीण जो अंचलों की सतही खबर थी वो काफ़ी प्रकाशित होते थे। और कई इनके जो पत्रकार हैं उनको स्टेट्समैन्स पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो इनमें कुछ नाम जैसे कि राजनारायण मिश्र, गिरजाशंकर, सत्येंद्र, ये जियाउल हुसैनी, ये सब को ये मिला हुआ। हालांकि ये आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है भाषा की दृष्टि से, पर चूँकि ये देशबंधु से जुड़े हुए हैं तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब जान लेते हैं मड़ई के बारे में। तो मड़ई के स्टार्ट होने से पहले 1970 के बाद डहर चलती है, और बेरा बेरा के गोठ या बेरा बेरा के बाद, ये दो कॉलम इन्होंने शुरू किया था, डहर चलती है और बेरा बेरा के बाद। तो कॉलम मतलब जैसे पेपर होता है,
इतना बड़ा अगर आप पेपर का हिस्सा मान लें, एक न्यूज़पेपर का एक पेज, तो उसमें से जैसे कॉलम, मतलब यहाँ छोटा सा कॉलम होता है या यहाँ छोटा कॉलम होता है, तो इस हिस्से में, इस टाइप के हिस्सों में डहर चलती है और बेरा बेरा के नाम से उन्होंने एक छत्तीसगढ़ी कॉलम इन्होंने प्रारंभ किया था। और इसमें छत्तीसगढ़ी जो कहानी है, कविताएं हैं और भी अन्य छत्तीसगढ़ी जो साहित्य थे उनको वो छोटे छोटे अंश में प्रकाशित करना आरंभ किए थे। फिर बाद में ये जो मड़ई अंक है ये आना शुरू हुआ इस पेपर में, जिसका लगभग परमानंद वर्मा जी जो थे ये संपादक थे और इन्होंने लगातार इसका संपादन 30 वर्षों तक किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना, मतलब ये पहली अपने तरीके का, मतलब छत्तीसगढ़ी को इंट्रोड्यूस करने का ये दोनों तो थे ही, डहर चलती है और बेरा बेरा के बाद, इसके बाद मड़ई अंक जो साप्ताहिक अंक था ये शुरू हुआ था और चलता रहा। ठीक है, अब चलते हैं मड़ई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये साप्ताहिक छत्तीसगढ़ी एक पेज दिया गया, इससे पहले कॉलम में चल रहा था ये। इसके बाद जब मड़ई आएगा तो ये केयूर भूषण जी की, जब राज्य का निर्माण हो जाता है, राज्य निर्माण, आपका राज्य निर्माण सन 2000, तो उसके बाद से ये साप्ताहिक छत्तीसगढ़ी का अंक छपना इस देश बंधु में चालू हुआ। अब ये पूरा एक पेज आपको मिल गया था छत्तीसगढ़ी के लिए। तो अब इसका स्थान बढ़ गया क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भी हो गई थी, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व भी बढ़ने लगा था। तो केयूर भूषण जी का भी नाम रखेंगे, याद रखेंगे, इन्हीं के सलाह पे ये प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, और मड़ई का संपादन अभी जो पिछले 15 सालों से जो करे, उससे पहले तो वर्मा साहब थे, उसके बाद से जब अभी पिछले 15 सालों से देखें, मतलब इनिशियल फेज के बाद से, तो सुधा वर्मा जी काफ़ी महत्वपूर्ण महिला साहित्यकार हैं। इनके बारे में जब हम लोगों ने साहित्यकारों के बारे में अध्ययन किया था तो इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, इनके कार्यों के बारे में भी बात की थी। तो ये अभी कर रही हैं लगातार संपादन इस मड़ई अंक का, स्पेशली मड़ई अंक का, है ना। पेपर का संपादक और भी होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ी अब क्या क्या है, तो कविता, कहानी, नाटक, लेख, नई पुस्तकें, समीक्षा हो गया, विवेचना हो गया, संपादकीय हो गए, इस टाइप के जितने भी छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सब इस अंक में के माध्यम से आते हैं। तो इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी भी अंक का अभी और भी आप देखेंगे तो और कौन कौन से अंक हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के, तो उनमें ये कॉमन रहेगा। इसको बार बार हम लोग अब नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे। तो ये आपको, जैसे अगर जो दोस्त मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उनके लिए ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें इन सब में कॉमन रहेंगी भाई, है ना। इसको आपको एक लाइन बिल्कुल फिट करने लायक रहना चाहिए। अगर आपसे पूछे मड़ई अंक का क्या महत्व है, किस पेपर से संबंधित है, तो अंकों के हिसाब से उसमें कैसे वेरिएशन लाना है, क्या चीज़ें जोड़नी, क्या चीज़ें हटानी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। अब चलते हैं अगले जो हमारा अंक है, ये है चौपाल। चौपाल जो है हरि भूमि का अंक है, ये भी साप्ताहिक हुआ करता है। चौपाल दैट मीन्स चौपाल एक जगह बैठ के बातचीत करने को कहते हैं, चौपाल लगाना, है ना। तो ये बैठका की तरीके से है, जैसे पंचायत की चौपाल बैठती है उसी तरीके से। अब इसके बारे में जान लेते हैं, हरिभूमि के बारे में थोड़ा सा। हरियाणा में स्थापित हिंदी दैनिक था ये हरिभूमि, और ये 2001 में बिलासपुर से प्रकाशित होने लगा। ठीक है, उसके बाद में ये 2002 से, मतलब राज्य निर्माण के बाद ही बाकी सब आ रहे हैं। आप ध्यान में देखें तो मतलब ये हरियाणा का बेसिकली हरिभूमि है। हरि से हरिभूमि, हरियाणा, हरि की भूमि ऐसे मानी जाती, तो वहाँ की ये मुख्यतः अखबार थी। अब ये 2001 में आ गई बिलासपुर, और अक्टूबर 16, 2002 से रायपुर संस्करण भी प्रकाशित होने लगा। तो अब देखो, अब इससे पहले मड़ई में एक पृष्ठीय अंक था, अब इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया और बना दिया 4 पृष्ठों का साप्ताहिक विशेष अंक चौपाल। अब तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब ग्रामीण अंचलों पे जाने लगा हरिभूमि, और उस समय इसकी कीमत भी बहुत कम थी। मतलब जिस समय बाकी अखबारों की कीमत लगभग 2 या 2.5 रुपये से ऊपर हुआ करती थी, तो 1 रुपये में अखबार दिया करता था। तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ने लगी, और काफ़ी मात्रा में हरिभूमि की जो
कहा जाए अखबार हैं वो विक्रय होने लगे, और इन्होंने और ज़्यादा फोकस किया इस पे। और ये 4 पृष्ठ जो है ये जो दिए थे छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ी की लोक कला, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भी हो सकते हैं कल्चर और संस्कृति साहित्य से रिलेटेड, उनको इन्होंने इसमें जोड़ने की परंपरा लगातार जारी रखा, क्योंकि इनके जो मुख्य रीडर्स थे, जो इनके मतलब उपभोक्ता कहें, जो अखबार पढ़ा करते थे, पाठक कहते हैं बेसिकली, तो पाठक जो हैं वो ग्रामीण अंचल के थे, तो उनको अपने संस्कृति के बारे में जानना और पढ़ना देखना ज़्यादा अच्छा लगता है जब अखबारों में देखते हैं, तो उन्होंने उसी पे फोकस किया। फिर कुछ समय बाद एक योजना बनाई गई और एक पाक्षिक मतलब चौपाल को साप्ताहिक ना करके 2013 से, वर्ष 2013 से इसको कर दिया गया पाक्षिक। पाक्षिक मतलब एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो 15 दिन, मतलब 15 दिन में एक बार ये आने लगा। पहले साप्ताहिक था, अब ये 2 सप्ताह में एक बार आएगा, तो 15 दिन के अंतराल में इन्होंने कर दिया इसका अंतरण। और इसमें एक विशिष्ट निर्णय लिया गया कि जो संपादन होगा इसका, इस पेपर के माध्यम से जो चौपाल अंक जा रहा है, उस पर्टिकुलर चौपाल के लिए किसी एक विशिष्ट साहित्यकार को अतिथि संपादक बनाया जाता था। देखो, अतिथि संपादक का कहने का मतलब जो इस पत्रिका का संपादन कर रहा है वो तो करेंगे ही, है ना, हरिभूमि के अंतर्गत, लेकिन आपने एक किसी को अतिथि संपादक बना दिया, तो इस बार की जिम्मेदारी उनकी है कि उसमें क्या क्या कंटेंट जाएगा, कैसे कैसे उसमें देना है। तो इससे क्या होगा, वो जो साहित्यकार है वो अपने समझ के अनुसार अपने साहित्यों का संकलन उसमें बताएगा, संस्कृतियों का संकलन बताएगा, साथ ही वो उनसे, क्योंकि अकेला साहित्यकार नहीं होगा, अब साहित्यकार है तो उनके मित्र यार भी होंगे, और उनसे भी वो कलेक्ट करवाएगा कि आप भी दें, इस बार का संपादन मैं कर रहा हूँ। तो इससे क्या ही विविधता आ गई, बहुत सारे लोगों का अब जैसे एक ही संपादक होता तो उसको एक लिमिटेड मात्रा में ही सोर्स मिलते, स्रोत मिलते हैं, वहाँ से वो चीज़ें आती। अब इन्होंने उनके साथ एक अतिथि संपादक लगा दिया, तो अतिथि संपादक भी अकेले नहीं रहेगा, उसके भी सोर्स हैं, उसके भी मित्रयार हैं, तो वहाँ से लाएगा, तो चीज़ें जो है वेरिएशन में आने लगी। अब अगले पक्ष में फिर ये अतिथि जो हमारा संपादक है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा आएंगे तो उनके क्षेत्र से आएगी। तो इससे क्या हुआ, मोटिवेशन मिला, लोगों को ज़्यादा लिखने के आयाम मिले। जब उनका चीज़ पेपर तक पहुंच रहा है तो जो नए साहित्यकार थे, युवा साहित्यकार थे, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, जो पुराने साहित्यकार हैं वो अपने संस्मरण देने लगे। तो इस तरीके से इसका बड़ा अच्छा योगदान रहा है। चौपाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने में, आप तक पहुंचाने में, जन जन में। तो ये पाक्षिक होने के बाद ये अतिथि संपादक वाला जो कॉन्सेप्ट आया, इसने काफ़ी वेरिएशन लाया। बहुत से साहित्यों को जो कई सदियों से गुम पड़ी थी, कहीं छुपी हुई थी, वो सब भी निकल के आने लगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और इसके हरिभूमि के संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हैं। यहाँ आपको पता है हिमांशु द्विवेदी साहब का नाम आप जानते ही होंगे। अभी इनका चैनल भी लॉन्च हुआ है 1-2 साल से, और वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में जो सहयोगी दीनदयाल साहू जी हैं इन्होंने एक अच्छा इसमें एक्सपेरिमेंट किया और ये सफल भी रहा है अब तक। और चूंकि अब ये पाक्षिक रहा है, अभी 15-15 दिन के ही अंतराल में आता है, लेकिन इसको वापस अब साप्ताहिक करने की बात कही जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में फिर से ये साप्ताहिक हो जाए, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है अब, राइट। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। हाँ, तो अब इन सभी के कारण बहुत से साहित्यकार, कवि, लेखक, समीक्षक जो है चौपाल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वेरिएशन आपको पता है किस माध्यम से आया, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है, इसको ध्यान रखना। चौपाल और मड़ई चूँकि पहली बार छत्तीसगढ़ी के लेख के कॉलम्स के लिए है, और चौपाल इतनी बड़ी मात्रा में, चौपाल से 4 पेज भी याद रखना है आपको, है ना, 4 पृष्ठीय है ये। फिर चलते हैं गुड़ी के गोठ। ये नवभारत से संबंधित, नवभारत पेपर आप सभी को पता है, भारत का जाना माना पेपर। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले नवभारत पत्र जो है केवल बिलासपुर में आता था, जो साप्ताहिक छत्तीसगढ़ी कॉलम, ये गुड़ी का गोठ नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा था, और अभी भी होता है। गुड़ी के गोठ बीच बीच में आते रहता है। तो इस कॉलम के लेखक जो है उस समय
डॉक्टर पालेश्वर शर्मा इनका नाम, प्रसाद शर्मा इनका नाम आप जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग में भी सक्रिय रहे थे। इन्होंने काफ़ी समय तक गुड़ी के गोठ का संपादन किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि गुड़ी का गोठ किससे संबंधित है या किस पेपर का ये अंक है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो नीचे फैक्ट आपको दिख रहा है, राम गोपाल माहेश्वरी ने नवभारत दैनिक पत्र का प्रकाशन 1938 में किया था और इसके 5 अलग अलग संस्करण अलग अलग जगहों से प्रकाशित होते थे। तो रायपुर वाला अंक आपको ध्यान में रखना है। रायपुर में 1959 से ये छप रहा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया गुड़ी के गोठ। अब इसमें क्या क्या है, तो वही चीज़ें हैं, अलग अलग साहित्यकारों के लेख, कविताएं, कहानी, निबंध, छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड और संस्कृति से रिलेटेड, वो सब इंट्रोड्यूसड है। तो वो वही वाला चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट, ये है संगवारी। संगवारी दैनिक भास्कर का साप्ताहिक अंक है, इसको ध्यान में रखेंगे। दैनिक भास्कर से संबंधित है संगवारी। इसका जो पत्रकार ग्रुप समूह है उसका नाम नव भास्कर है और 3 अगस्त 1989 से ये रायपुर में प्रकाशित कर रहे हैं और 1993 सितंबर 1993 21 सितंबर 1993 से बिलासपुर संस्करण भी इन्होंने निकालना चालू किया। और आज के डेट में देखें तो नवभारत दैनिक भास्कर काफ़ी फेमस अखबार हैं आपके पास, या हर जगह आपको मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो राज्य बनने के कुछ से अलग बाद दैनिक भास्कर ने एक साप्ताहिक छत्तीसगढ़ पृष्ठ, एक पृष्ठीय संगवारी शुरू किया था, वो अभी भी चलता है। तो ये भी छत्तीसगढ़ी में वही योगदान देगा जो बाकी कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान है, इसको ध्यान में रखना है। ये पत्र किससे संबंधित है ये आपको बिल्कुल याद में रखना है। फिर चलते हैं अपन डेरा। ये अमृत संदेश का अंक है, ये भी साप्ताहिक अंक। अमृत संदेश काफ़ी पुराना पेपर है ये भी। ये अक्टूबर 1984 में नवभारत रायपुर के संपादक का दायित्व छोड़कर गोविंद लाल वोरा, मतलब ये पहले जो गोविंद लाल वोरा थे ये नवभारत में संपादन करते थे, बाद में इन्होंने वहाँ से त्याग पत्र देकर अमृत संदेश शुरू किया। यहीं रायपुर से आरंभ हुआ था ये। और अमृत संदेश में एक साप्ताहिक छत्तीसगढ़ी का पृष्ठ जोड़ा अपन डेरा। डेरा मतलब होता है घर या जहाँ पे अड्डा कुछ समय के लिए आप आवास बनाते हैं। और इसमें भी फिर वही छत्तीसगढ़ी कहानी, कविता, गद्य, पद्य ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी का महत्व काफ़ी बढ़ गया था, तो सभी ने धीरे धीरे इसको इम्पोर्टेंस दिया। जब तक हम एमपी के साथ थे तो उतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ी भाषा पे फोकस नहीं किया गया था। कुछ ही अंक होते थे, कभी कभी आपको मिलते थे। तो ये ध्यान में रखना है। अमृत संदेश जो है अपन डेरा नाम से एक साप्ताहिक एक पृष्ठी है ना, ये बाकी सब एक पृष्ठी हैं भाई, और 4 पृष्ठी वाला चौपाल, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर पहट। पहट ये पत्रिका का अपना एक अंक है, ये भी साप्ताहिक। तो ये पत्रिका पेपर से संबंधित, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शहरी और ग्रामीण अंचल में इसकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। पत्रिका भी बाद में आने वाला पत्र और जल्दी से पॉपुलर हुआ था, ये भी सस्ते दरों में उपलब्ध था बाकी जो स्थापित अखबारों से। तो इन्होंने स्थापित किया क्या, पहट। पहट मतलब सुबह का समय, या आप समय को कहते हैं भोर का समय। तो पहट सुबह सुबह ये आने लगा और इसमें भी वही सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति से लबालोर जो चीज़ें होती हैं वो इन्होंने देना स्टार्ट किया था। तो इनका भी अपना एक योगदान है आपके भाषा के समृद्धिकरण में, राइट। पहट के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोकाक्षर। ये बेसिकली मासिक नहीं है और किसी अखबार से रिलेटेड नहीं है। ये त्रैमासिक मतलब 3 मंथ में जारी होने वाला पत्रिका है, बेसिकली पत्रिका मैगजीन है। और ये मतलब जब से आपका राज्य बना है तब से कंटिन्यूअस छप रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगातार छपता आ रहा है राज्य स्थापना के बाद से। तो लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं इनके, तो इसको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो विगत वर्षों से सतत प्रकाशित हो रही, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और 500 से भी ज़्यादा साहित्य कार्य से जुड़े, क्योंकि इतनी बड़ी मैगजीन है और इतने लंबे समय से चल रही है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और इसके संपादक का नाम जरूर याद रखिएगा, ये नंद किशोर तिवारी जी हैं। ठीक है, तो क्या है लोकाक्षर? त्रैमासिक पत्रिका है, 3 मंथ में एक बार जारी होती है। सेम चीज़ें हैं इसमें भी, अलग अलग विधाओं पे गद्य पद्य जो छत्तीसगढ़ी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ साहित्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ संस्कृति से संबंधित है, वो सब इस पे जुड़े हुए हैं। तो ये प्रमुख जो पत्रिकाएं और आपके पेपर्स थे जिनमें अंक थे उनको हमने देखा। इनके नाम और पर्टिकुलर जो जिस न्यूज़पेपर से रिलेटेड है उनको आपको ध्यान में रखना है, वो डायरेक्ट ही पूछेगा। अगर प्री पे बनाता है तो पर्टिकुलर ये अंक किस अखबार से संबंधित है, या अखबार का नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा अंक ये प्रकाशित करता रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में आकाशवाणी यानी रेडियो और सिनेमा की भूमिका। तो सिनेमा तो आप जानते हैं समाज का आईना होता है, या समाज सिनेमा से देख के सीखता है, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। और आकाशवाणी का भी अपना एक योगदान है। ये पौराणिक काल से ही, मतलब जिस समय से आकाशवाणी आई है, रेडियो आई है, तब से ये संचार का लोकप्रिय माध्यम रहा है। अभी अभी चूँकि इंटरनेट और ये सब डिजिटलाइजेशन होने के बाद थोड़ा इसकी मतलब कहा जाए प्रसार में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी इसका महत्व उतना ही है जिसको आजकल आप FM रेडियो के नाम से भी जानते हैं। तो इनका योगदान अभी कम नहीं हुआ है बस रोल चेंज हुए हैं। राइट, तो देख लेते हैं आकाशवाणी में और हमारे इस सिनेमा में क्या योगदान रहा है, सिनेमा का क्या योगदान रहा है भाषा के विकास में। तो साहित्यिक रेडियो पत्रिका या ये प्रोग्राम ही कहो इसको, मतलब जो कार्यक्रम जारी होते हैं उसको उन लोग कार्यक्रम कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में कौन सा कार्यक्रम? मोर भुइयाँ, इसको ध्यान में रखना, ये आकाशवाणी का कार्यक्रम है, निरंतर आता है। तो मोर भुइयाँ मतलब होता है धरती, जमीन, और मोर मतलब मेरा, तो मेरी जमीन यानी छत्तीसगढ़ के बारे में इस पे परिचर्चा। तो इसमें क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा, लोक साहित्य, तो लोक के साहित्य और संवर्धन के लिए आकाशवाणी रायपुर जो केंद्र है वहाँ से ये समन्वित सांस्कृतिक मतलब साहित्यिक रेडियो पत्रिका है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसारण शुरू किया गया था राज्य निर्माण के बाद से और अभी भी चलता है। अब इसका प्रसारण कब होता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मोर भुइयाँ का प्रसारण प्रत्येक मंगलवार होता है और समय भी इम्पॉर्टेंट, तो सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच आता है। तो इसको ध्यान में रखना है और उसके बाद फिर बाद में रिले किया जाता है, तो फिर बाकी जगहों पे ये पहुंचाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं। ये है छत्तीसगढ़, मतलब देखो रेडियो पत्रिका में यही अभी एक है। इसके अलावा जो आपको जोड़ना है वो है लोकवाणी, जो मुख्यमंत्री साहब का मासिक वार्ता कार्यक्रम है। इसके बाद चौपाल भी उस पर जो चलता है। इसके अलावा और जो छोटे छोटे प्रोग्राम है रेडियो में, वो जो अभी करंट में चालू हुए हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, उनसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ये तो चला आ रहा है, ये सिंगुलर प्रोग्राम जो है शुरू से चला आ रहा है। राइट, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट जो है सिनेमा की भूमिका। तो सिनेमा दैट मीन्स पिक्चर या फिल्म के रूप में जिनको जानते हैं आप लोग। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा या जो फिल्म की दुनिया है उसके पितृ पुरुष या पिता किनको कहा जाता है? मनु नायक जी को, है ना। और इन्होंने ही 1965 में छत्तीसगढ़ी की पहली पिक्चर कही देबे संदेश ये बनाया था। कही देबे संदेश फिल्म का निर्माण किया था। इन्हीं ने ही इसका निर्माण भी किया, निर्देशक भी यही थे और लेखक भी यही थे। तो काफ़ी वर्सटाइल इनका वो रहा, मतलब हर फील्ड में इनकी पकड़ अच्छी थी और इन्होंने एक अच्छी पिक्चर बनाई। लेकिन उस समय उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे यहाँ के लोग, या कहें फिल्मों की दुनिया से छत्तीसगढ़ी को देखना उनके लिए पहला अनुभव था। तो उतना ज़्यादा ये पॉपुलर हुए नहीं, मतलब कही देबे संदेश जो है इतना ज़्यादा चला नहीं। और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। 1971 में उन्होंने फिल्म घर द्वार ये बनाया। और इसमें जो है निर्माता जो है इस बार चेंज थे। निर्माता उन्होंने विजय पांडे और निर्देशक निर्जर तिवारी थे। ठीक है, इन्हीं के
अंतर्गत इन्होंने बनाया था। और गीतकार हरि ठाकुर, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये साहित्यकार भी हैं, इनके बारे में हम लोगों ने साहित्यकार वाले सेक्शन में पढ़ा है। ये गीत इन्होंने दिए थे और इन्होंने कुछ हिंदी मूवियों में भी गीत लिखे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी यहाँ आके गीत इनके गाए थे। तो ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको ध्यान में रखना है। और मनु नायक की ये 2 फिल्में आपको बिल्कुल ध्यान में रखें, ये तो रखनी ही रखनी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी की पहली पिक्चर थी। उसके बाद दूसरा ये प्रयास था। दोनों में उनको इतना विशेष सफलता नहीं मिला और एक लंबे समय तक, मतलब इस 1970 के बाद कहा जाए तो एक लंबे दशकों तक, दशक तो नहीं मतलब लंबे समय तक छत्तीसगढ़ी पिक्चरों में एक सूनापन था। छत्तीसगढ़ मीडिया में, सिनेमा में ऐसा कोई विशेष हलचल नहीं थी। फिर एक नए निर्माता और निर्देशक आएंगे, इनका नाम आप सभी जानते हैं। जब राज्य स्थापित हुआ सन 2000 में, तो सतीश जैन ने एक पिक्चर बनाई और ये छत्तीसगढ़ की पहली कलर फिल्म भी थी, मोर छैया भुइयाँ, और बहुत पॉपुलर पिक्चर। इसने एक नई उम्मीद दिखाई पूरे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, उनके कलाकारों को भी, निर्माताओं को भी। इसके साथ इन्होंने और लोग इससे उत्साहित हुए, प्रेरित हुए इस सिनेमा, छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़ने के लिए। तो ये इनकी काफ़ी पॉपुलर पिक्चर रही, ये काफ़ी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े। इसकी निर्माता, निर्देशक और लेखक तीनों यही थे इस पिक्चर के लिए, वो सतीश जैन साहब। इसके बाद और भी कई पिक्चरें आई। अब देखो छत्तीसगढ़ी पिक्चरों से छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या योगदान है, तो आप जब कुछ चीज़ें, मोर छैया भुइयाँ, जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं, मोर मतलब मेरा, छैया मतलब छाँव, जहाँ पे छाँव हो, भुइयाँ मतलब ज़मीन। तो इनसे आप वर्ड सीखते हैं, कुछ टिपिकल छत्तीसगढ़ी होती है। जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपको वो नए शब्द मिलते हैं। तो इस तरीके से अब लेखन होगा, उसकी लेखन शैली पे ध्यान दिया जाएगा। गीत होंगे, गीतों में बोलियों का प्रयोग कैसे किया जाना है, तो एक काव्य शैली भी निकलेगी। तो इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। फिर इसके बाद सतीश जैन ने और कई फिल्में बनाई, जैसे झन भूलो माँ बाप ला, है ना, ये काफ़ी चला। उसके बाद एक समय था, थोड़ा यंग एज को प्रभावित करने के लिए कुछ फिल्में बनाई गई, जो फिर काफ़ी सक्सेस नहीं हुई। यहाँ तक ठीक था, झन भूलो माँ बाप। फिर ये इस टाइप की पिक्चरें, जैसे लैला टिप टाप, छैला अंगूठा छाप, फिर टूरा रिक्शा वाला, है ना। उसके बाद मोर, ये जो सब पिक्चरें हैं उस तरीके का कमाल नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग को अभिप्रेरित थी, युवा वर्ग के लिए, और बाकी लोग फिर इससे हटने लगे। तो काफ़ी समय तक फिर से वही अप डाउन वाला क्लैशेस रहा कि फिर से छत्तीसगढ़ी सिनेमा में ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ। फिर आते हैं प्रेम चंद्राकर, और ये 2001 से 2012 के बीच बहुत सी पिक्चरें बनाते हैं। तो इनकी पहली पिक्चर थी मया दे दे मया ले ले, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। फिर परदेसी के मया, ये सब मया मया वाला पिक्चर इनका है, मया दे दे मया ले ले, अब्बड़ मया करथे मया, है ना। फिर रघुवीर एक मूवी थी, हाँ, तो रघुवीर वगैरह जो है फिर धीरे धीरे ठीक ठाक मूवियों का आना शुरू हुआ। और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कुछ ऑटोबायोग्राफियों पर भी काम चला है, तो उनको आपको एड ऑन करना है। लेकिन ये 3 जो प्रमुख हैं, प्रेम चंद्राकर साहब, सतीश जैन साहब और आपके मनु नायक साहब, इन तीनों का नाम, इन तीनों की पहली मूवी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अभी चीज़ें जुड़ते जा रही हैं, करंट में जो आपको मिलते जा रहा है, उनको भी आपको समायोजित करते जाना है इसमें। इस तरीके से जो सिनेमा का योगदान है आप लिख पाएंगे, बता पाएंगे।